Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Okay. Okay, so in the previous lecture, we had discussed two methods of improving string efficiency, right? So one method was by using longer cross-arm, and another is by grading in insulator. Okay. ओके, सो पहला मेथड क्या था? बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉसर। दूसरा मेथड क्या था? बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर्स। दूसरा क्या था? बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। पहला मेथड में हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन में हम कॉसम टावर के ऊपर जो कॉसम हम यूज करते हैं उसका जो साइज है वो लॉन्गर साइज कॉसम हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि टावर टावर एंड इंसुलेटर स्ट्रिंग के बीच जो कैपेसिटेंस फॉर्म करता है उस कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हमें कम करना होता है, राइट? क्यों कम करना होता है? क्योंकि उस इफेक्ट के वजह से मेन जो इंसुलेटर है, मेन जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है उस इंसुलेटर के हर एक डिस्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो अनइक्वल होता है। ठीक है, ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। ठीक है, तीनों डिस्क से मान लो ये कंडक्टर है। सो ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस जो फॉर्म होता है, ठीक है, टावर एंड स्ट्रिंग के बीच। ठीक है, इस कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट के वजह से स्ट्रिंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। सो ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है इसे हमें कम करना होगा। ठीक है, सो कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर लॉन्गर क्रॉस हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो इसका डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है, जो शांत कैपेसिटेंस है, इसका इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ये मेथड बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। ठीक है, दूसरा मेथड हमने जब डिस्कस किया था बाय ग्रेडिंग इंसुलेटर। ठीक है, बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। इंसुलेटर का ग्रेडिंग मतलब हर एक इंसुलेटर के जो कैपेसिटेंस होता है वो हम अलग अलग रखते हैं, वो हम अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखने के वजह से उसका जो
कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब कि एक्सी का जो वैल्यू होता है, एक्सी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो एक्सी का वैल्यू अलग अलग होने के वजह से इनके अंदर से जो करंट पास होता है, जो चार्जिंग करंट जो पास होता है आई, उस करंट का वैल्यू तो घटेगा ना। जो जो इंसुलेटर नियरेस्ट टू द कंडक्टर है उसके अंदर से जितना करंट पास होगा, जो इंसुलेटर उसके बाद है, मतलब क्रॉस आर्म के जो नियरेस्ट इंसुलेटर है वहां पर करंट का वैल्यू घट जाता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से। सो यहाँ पर अगर हम हर एक डिस्क का कैपेसिटेंस को चेंज कर देंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि हर एक इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नियरली इक्वल होगा, है ना, नियरली इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने बताया था कि किस किस इंसुलेटर के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस हमें रखना होगा। सो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसके पास होना चाहिए, ये मेथड अगर हम यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किस इंसुलेटर का होगा, बताओ। तो सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला। ये जो सबसे नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो इंसुलेटर है इसका कैपेसिटेंस हमें ज्यादा रखना है। क्यों ज्यादा रखना है, क्योंकि कैपेसिटेंस ज्यादा मतलब इसका वोल्टेज घट जाएगा, इसका वोल्टेज घट जाएगा। और हम जानते हैं नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो डिस्क होता है उसका पोटेंशियल या तो फिर उसका जो वोल्टेज होता है सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होता है तो इसका कैपेसिटेंस हमें सबसे ज्यादा रखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ये होता है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस ज्यादा मतलब वोल्टेज कम होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो इंसुलेटर है इस इंसुलेटर के अक्रॉस भी हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ऐसा रखना है ताकि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नियरली इक्वल हो। ठीक है, नियरली इक्वल हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। ठीक है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग रखने का मतलब इसका डायमेंशन हमें चेंज करना होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटर में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो उसका डायमेंशन चेंज करके हम इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर देंगे, ताकि हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नियरली इक्वल हो सके। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड हम उतना यूज नहीं करते ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। सो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है वो कौन सा मेथड है, वो मेथड बाय यूजिंग गर्ड बाय यूजिंग गर्ड रिंग, बाय यूजिंग अ गर्ड रिंग। सो आज हम इस मेथड को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, सो potential across each unit in a string can be equalized by using a guard ring। ठीक है, a guard ring। सो guard ring जो होता है वो बेसिकली एक मेटल रिंग होता है। जैसे कि देखो, मान लो कि ये क्या है, टावर है। ठीक है, टावर है, ये हमारा कॉर्सम, क्या है, कॉर्सम है। और ये हो गया हमारा इंसुलेटर स्ट्रिंग। और यहाँ पर क्या है, कंडक्टर। ठीक है, क्या है, कंडक्टर। अब यहाँ पर भी शांट कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शांट कैपेसिटेंस होता है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल्फ कैपेसिटेंस कहते हैं। सो इसका वैल्यू क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो सी से डिनोट करते हैं, एंड जो शांट कैपेसिटेंस है इसको हम C1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, C1 से डिनोट। सो गार्ड रिंग, एक्चुअली गार्ड रिंग होता क्या है, गार्ड रिंग एक मेटल रिंग होता है। ठीक है, एक मेटल रिंग होता है, तिरछा टाइप का रिंग होता है।
जिसको हम कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक रिंग होता है, कंडक्टर के साथ एक रिंग को हम कनेक्ट कर देते हैं, जो कि थोड़ा तिरछा टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा तिरछा टाइप का होता है। तो ये जो मेटल रिंग है, इस मेटल रिंग का यहाँ पर कनेक्ट करने का वजह क्या है, हम क्यों इसको कनेक्ट करते हैं? इस रिंग को कनेक्ट करने से क्या होता है, देखो, ये जो हमारा होल स्ट्रिंग है, ये जो होल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल कौन कर रहा है, अनबैलेंस कौन कर रहा है? ये शांट कैपेसिटेंस ना, है ना, शांट यस सर। कैपेसिटेंस। सो हमें इस कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है, इसको हमें मिनिमाइज करना होगा। पिछला जो मेथड हम यूज किए थे, जैसे कि यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म हेडिंग ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम इस इफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे। इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए देखो, हम एक रिंग को यूज किया है। क्यों इस रिंग को यूज किया है? अगर यहाँ पर अगर हम एक रिंग लगा देंगे, तो यहाँ पर देखो, ये वाला एक रिंग है, ये क्या है, मेटल लिंक है, और बीच में क्या है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कि एयर है। सो यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा ना, यहाँ पर एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा ना। यस सर। सो मान लो कि ये यहाँ पर भी एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा, ठीक है। मान लो कि ये जो कैपेसिटर है, इसको हम C2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लाइन कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? तो हम लाइन लाइन कैपेसिटर कहते हैं। तो ये वाला हो गया सेल्फ, ये वाला हो गया शांट, और ये वाला क्या है, लाइन कैपेसिटर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, इसका इसका तो कैपेसिटेंस होगा। उस कैपेसिटेंस के वजह से यहाँ से भी एक चार्जिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ से एक चार्जिंग करंट फ्लो होगा। ठीक है। और ये वाला जो है, ये हमारा मेन करंट है ना, मेन करंट है। और इधर से एक चार्जिंग करंट पास होगा शंट कैपेसिटर के थ्रू, है ना। सो ये जो मेन करंट है, ये क्या है, आई है। ये तो हम जानते हैं, आई, ठीक है, ये आई है। इधर जो करंट पास होगा क्या है, एक को मान लो I1, ये क्या है, I2 है, ठीक है। इधर शांट, ये जो लाइन कैपेसिटर यहाँ पर जो चार्जिंग करंट होगा, उसको मान लो I1, हम डैश ले लेते हैं, I1 डैश, इधर I2 डैश, ठीक है, I2 डैश। सो ये जो I1 डैश एंड I2 डैश, ये जो करंट है, ये करंट का वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि ये शांट कैपेसिटर को करंट, जो करंट है, इसको कैंसिल कर सके, ठीक है, इसको कैंसिल कर सके। मतलब यहाँ पर जो शांट कैपेसिटेंस हमें दिख रहा है, इसका इफेक्ट को हमें ये जो लाइन कैपेसिटेंस है, ये क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। इस टाइप का वैल्यू, इस टाइप का अरेंजमेंट हमें करना है। ये जो गर्ड रिंग है, इस रिंग का पोजीशन इस तरह का होना चाहिए ताकि ये वाला जो कैपेसिटेंस है, लाइन कैपेसिटेंस, ये शांट कैपेसिटेंस का इफेक्ट को कैंसिल कर सके, ठीक है। मतलब के I2 एंड I2 डैश, ये दो करंट का वैल्यू तकरीबन इक्वल होना चाहिए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर I1 एंड I1 डैश, ये जो करंट है, इस करंट को तकरीबन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब के शांट कैपेसिटेंस करंट और लाइन कैपेसिटेंस करंट, ये दो करंट को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हम थोड़ा यहाँ से समझते हैं। मान लो कि ये जो आई है, ये करंट आई है, आई का वैल्यू मान लो कि 10 एम्पियर है, ठीक है।
आई मान लो कि यहाँ पर 10 एम्पियर, और इधर से जो I2 है, I2 से मान लो कि 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। सो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, ये वाला करंट, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, 10 - 2 मतलब 8 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, ये मिडिल वाला कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना। सो यहाँ पर भी करंट को हमें आई ही रखना है, मतलब 10 एम्पियर भी रखना है। सो क्या करना पड़ेगा, ये जो I2 डैश है, I2 डैश यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि I2 डैश का वैल्यू भी 2 एम्पियर हो, ताकि ये I2 डैश I1 डैश को कैंसिल कर पाए, और ये जो बीच वाला जो कैपेसिटर है यहाँ से कितना 10 एम्पियर ही करेंट पास हो सके, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो पहला वाला कैपेसिटर है, मतलब के जो क्रॉस आर्म के पास है, नियरेस्ट टू क्रॉस आर्म, ये वाला कैपेसिटर के अक्रॉस भी 10 एम्पियर करेंट पास होना चाहिए। जब ऐसा होगा, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का वैल्यू सेम होगा, तब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम ही है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम ही है। सो इसका मान लो कि इसका कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है मान लो कि 4 ओम है। सो अगर ये 4 ओम होगा, तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, I इंटू एक्स, है ना, I इंटू एक्स सी, दैट मीन्स 10 इंटू 4, मतलब के 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, ठीक है। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस 40 वोल्ट होगा। सो यहाँ पर हमें गार्ड रिंग को यूज करने का मतलब क्या है, गार्ड रिंग को यूज करने का मतलब ये जो शांट कैपेसिटेंस है, शांट कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कैंसिल करना है, इस इफेक्ट को कैंसिल करना है। इसलिए हम यहाँ पर एक रिंग को लगा देते हैं। इस रिंग को लगाने से क्या होता है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि दो तरफ मेटल, बीच में क्या है, एयर, तो यहाँ पर कैपेसिटर फॉर्म करेगा। तो ये वाला कैपेसिटर शांट कैपेसिटर का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसके वजह से हम यहाँ पर गार्ड रिंग यूज करते हैं। लेकिन ये रिंग यहाँ पर जितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं होता है, वो थोड़ा छोटा टाइप का होता है। जब ट्रांसमिशन लाइन को तुम लोग थोड़ा गौर से देखोगे, तो देखोगे कंडक्टर के पास छोटा छोटा इस तरह का रिंग होता है, ठीक है, रिंग होता है, वही हमारा क्या होता है, गार्ड रिंग होता है। लेकिन ये वाला रिंग इस टावर के साथ, ये कॉसम के साथ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कॉसम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा करंट अर्थ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये ओपन ही रहना चाहिए, ठीक है, ओपन ही रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये गार्ड रिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा गार्ड रिंग को यूज करके हम स्टेइंग एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें नोट करना चाहिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको याद रखना होगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला क्या है, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में ये हम तुम लोगों को बता चुके हैं, फिर भी इसको नोट डाउन कर लो। द मैक्सिमम वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज appears the disk nearest to the conductor, that is line conductor, that is line conductor, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, the voltage across the string is equal to phase voltage, is equal to phase voltage,
that is voltage across string is equal to voltage between line and R, लाइन एंड आर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज। एंड नंबर 3, लाइन वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज क्या होगा? √3 इंटू वोल्टेज, √3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, √3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज अपेयर टू द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। सो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग क्या है? वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग मतलब ये टोटल वोल्टेज है, मतलब के लाइन एंड इधर क्या है? आर्क के बीच जो होता है, जो हम जानते हैं फेज वोल्टेज होता है। और लाइन वोल्टेज इन दैट केस क्या होगा? √3 इंटू फेज वोल्टेज, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस T। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। सो ये पॉइंट को तुम लोगों को याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया बाय यूजिंग गार्ड रिंग। ठीक है, तो इस मेथड से एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही है। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये जो पॉइंट है, मतलब कि बाय यूजिंग गार्ड रिंग, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। सो हम एक दो न्यूमेरिकल को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1, the self capacitance of earth unit in a string of 3 suspension insulator, 3 suspension insulator is C. The shunting capacitance, the shunting capacitance of the connecting metal work, connecting metal work of each insulator, each insulator to earth is 0.15 C, while for line it is 0.1 C. Okay, it is 0.1 C. So calculate first क्या है?
the voltage across each insulator as a percentage of the line voltage to R, and number 2, string efficiency. नंबर 2 स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है। सो ये हमारा न्यूमेरिकल है। सो यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से रीड करो। द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ यूनिट इन अ स्प्रिंग ऑफ 3 सस्पेंशन इंसुलेटर इज सी, ठीक है। तो सेल्फ कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है कितना है, हर एक यूनिट का सेल्फ कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ओके, सी है। the shunting capacitance मतलब शंट कैपेसिटेंस ऑफ द कनेक्टिंग मेटल वर्क, ठीक है, कनेक्टिंग मेटल वर्क ऑफ ईच इंसुलेटर टू आर इज कितना है, 0.15। सो 0.15 सी, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, शंट कैपेसिटर का वैल्यू है, ठीक है। एंड while for line it is 0.1 सी। और जो अगर हम इसको लाइन के साथ इसको कंपेयर करेंगे लाइन के साथ, ठीक है, लाइन और ये जो मेटल लिंक है उसके बीच का जो कैपेसिटेंस है कितना है, 0.1 सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करना होगा, हर एक जो इंसुलेटर का डिस्क है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज टू आर। सो लाइन वोल्टेज टू आर मतलब फेज वोल्टेज, ठीक है। सो फेज वोल्टेज का कितना परसेंटेज वोल्टेज हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस हमें मिलेगा, वही यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और सेकंड पॉइंट जो है वो तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो तुम लोग जानते ही हो। तो चलो इसको फटाफट सॉल्व करो। सो पहले थोड़ा डायग्राम बना लो। पहले थोड़ा डायग्राम को बना लो। तो ये होगा हमारा क्रॉस सम, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हर एक स्ट्रिंग का जो इंसुलेटर है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, सी है, ठीक है। और इधर शंट कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा, है ना, शंट कैपेसिटेंस यहाँ पर। सो मान लो इनका वैल्यू क्या है, अच्छा इनका वैल्यू तो दिया गया है, कितना है, ये जो शंट कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू कितना है, 0.15 सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक
गार्ड रिंग को कनेक्ट करने से हमें जो लाइन कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा वो कितना है 0.1 इंटू सी। सो यहाँ से ले लो, एक गार्ड रिंग ले लो, ठीक है, ये हमारा गार्ड रिंग है। सो यहाँ से इधर एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा, देखो इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 0.1 सी, इधर सी, ठीक है। सो ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। इधर ये जो पॉइंट है इसको मान लो कि ये नोड ए है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वाला नोड बी, ओके, नोड ए एंड नोड बी। अब देखो जो जो डेटा दिया गया है उसको थोड़ा यहाँ पर लिख लो। तो गिवन डेटा, क्या क्या डेटा दिया गया है यहाँ पर, जो सेल्फ कैपेसिटेंस है, सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस दैट मींस सी, ये तो सी ही है, ठीक है। अच्छा, शांट कैपेसिटेंस, शांट कैपेसिटेंस दैट मींस C1, C1 का वैल्यू कितना दिया गया है 0.15 सी। अच्छा, लाइन कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस मतलब C2 का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू सी, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है ठीक है, और यहाँ पर डेटा में और कुछ नहीं है। तो इसको यूज करके, इसको अप्लाई करके हमें वोल्टेज को निकालना है हर एक लेटर का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन ए, यहाँ पर हम केसीएल को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, केसीएल को अप्लाई करेंगे। सो एट जंक्शन ए, यहाँ पर अगर हम केसीएल को, अच्छा यहाँ पर करंट का जो वैल्यू है, करंट का वैल्यू को थोड़ा लिख लो। सो ये वाला जो है कितना है, ये मान लो कि I1 I2 एंड I3, ठीक है, I1 I2 एंड I3, ठीक है। तीनों करंट है, एक तो I1 है, ये क्या है I2 है, एंड ये वाला क्या है I3 है, ठीक है। और इधर I1 I2 I3, ये स्मॉल लेटर में देते हैं हम, I1, इधर I2, ठीक है, I2। अच्छा, और इधर जो क्या, ये जो लाइन कैपेसिटर है, इस लाइन कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, ये करंट का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मान लो कि ये I1 टेस्ट और ये वाला जो है I2 टेस्ट, ठीक है। सो अब जंक्शन ए पे अगर हम केसीएल को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो बताओ बताओ, कौन बताए। I2 plus I1 dash equal to I1 plus I1. कौन बोला, अरे कौन बोला, नाम तो बोलो। अमन, अमन, हाँ बोलो, क्या है।
Sir, I2 plus I1 dash equal to I1 plus small I1. I2 plus I1 dash is equal to I1 plus small I1. I1 plus small I1. वेरी गुड। सो यहाँ पर अगर केसीएल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो इस जंक्शन के टुवर्ड्स दिस जंक्शन कौन कौन करंट फ्लो कर रहा है, एक तो I2 एक I1 डैश, ठीक है। और इधर से जो इस जंक्शन से जो आउटगोइंग हो रहा है कौन सा करंट, एक तो I1 और इधर स्मॉल I1। तो यही यहाँ पर लिखा है, सो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है, यही तो केसीएल कहता है। सो I2 प्लस I1 डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I स्मॉल I1। अभी 1 मिनट बचा है, कट जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो I2 I1 डैश I1 का वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, पुट करना है। सो I2 को अगर हम वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह का, V2 ओमेगा C। हाँ इस तरह का न्यूमेरिकल पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। सो क्या होगा, V2 ओमेगा